हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स मतलब एसएसटी का इकोनॉमिक्स में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, मतलब ये वन ऑफ द बोर्ड्स में मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर में से एक है। और एडवांटेज क्या है कि इसमें बोर्ड्स में काफी ज्यादा नंबर भी आते हैं। और जैसे आपको पता है इस साल का सिलेबस हमारा वैसे रिड्यूस हो गया, तो इसकी वेटेज और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब क्या है, हम इसे 2 या 3 पार्ट्स में इस वीडियो को करेंगे। पहले इस पार्ट में हम एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं और इस वीडियो की लेंथ हम थोड़ी सी छोटी ही रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका आ गया पहला पेज। ठीक है, तो अब आपको ये पेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस है इस चैप्टर का। और पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को पूरा एक बार कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें मेनली 3 चीजें हैं। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड आपका सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है आपका सर्विस सेक्टर, जिसे हम कह देते हैं टर्शरी सेक्टर। अब इन तीनों के एक तो आपको फीचर्स याद करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एज ए 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको साथ इनके एक एक नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को आप एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही आप सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हो और टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हो। तो ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो अब अगले पेज पे हम आ चुके हैं। अब इस पेज को आप एक बार पढ़ के चला जाइएगा, लेकिन मैं वैसे आपको एज अ समराइज कर दूं कि आपका ये पेज को इतने इंपॉर्टेंट 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। बाकी अगर इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको आ जाए तो आप एक बार के लिए पढ़ के चल जाइएगा। वैसे कोई इतने इंपॉर्टेंट पेज नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाइए इस पेज पे। ये पैराग्राफ, इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको तो आप एक तरह से याद ही कर लीजिए। कोई टीचर्स कहेंगे कि आप एसएसटी को समझ के करेंगे तो आसान रहेगा। बिल्कुल सही है, समझ के करेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन मैं आपको एक मिथ बस्टर कर दूं कि फाइनली जो है ना, आपको एसएसटी को याद ही करना पड़ेगा। समझ के आने से आपके 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। तो आपको फाइनली कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आ गए, दैट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब इसमें एज अ रिजल्ट आप कोई टीचर जनरली इसमें से ये कोई इंपॉर्टेंट इतना पार्ट नहीं है, फिर भी अगर आपको इसमें से लगता है तो आप एक बार पढ़ के जा सकते हैं। अब हम आ गए अगले पेज पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो आपको 3 ग्राफ्स दिख रहे होंगे और इस पे एक 5 मार्कर या एक 3 मार्कर क्वेश्चन आना आपका पक्का ही है। तो अब आप सोच लीजिए आपने अपने बोर्ड्स में इस आसान से टॉपिक में स्कोर करना है या नहीं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाते हैं आपका राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने मार्क भी किया हुआ है, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगले जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, और उसमें मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं और साथ ही हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और एक्स्ट्रा जिन लोगों को एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है या बोर्ड्स के लिए भी, तो आप बोर्ड्स में जो है आपके एमसीक्यूज के वेटेज बहुत ज्यादा हो गए, तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो में भी। और ये जो ग्राफ्स है ये आपको जैसे दिख ही रहे हैं, तो ये आपको ये डिनोट कर रहे हैं कि जो पहले टर्शरी सेक्टर की जो है वो रेशियो बहुत कम होती थी, लेकिन अब जो है टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। जबकि जो उसमें जॉब्स है, जो कि आपको अगले पेज में भी दिखेंगी, जॉब्स की जो रेशियो है जो इधर है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं आपको दिखाता हूं। जो आपकी जॉब्स की जो रेशियो है वो इतनी ज्यादा आपको ग्रो नहीं की है। ठीक है, क्योंकि उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज टर्शरी सेक्टर में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो कुर्सी की पेटी बांध ले स्टूडेंट्स, हम चल रहे हैं अब अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है अंडर एम्प्लॉयड का, और उसके रिलेटेड इन्होंने पहले एनसीईआरटी में आपको एक फार्मर का एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है।
और उसमें ये कुछ लाइंस आपकी इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 3 मार्क का क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एसएसटी में, फाइनली आपको याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो इसका आप ध्यान रखें और आप अच्छे से याद करें। तो अब स्टूडेंट्स ये कुछ आपके इसके प्रैक्टिस से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, जिसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम अगली क्लास में डिस्कस भी इसको पूरा अच्छे से कर लेंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब इसको जरा देखते हैं हम। तो ये आ गया हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो आप इसको शुरू से देखिए। अभी ये जो एग्जाम्पल था ये उसे अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने आपको नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बताया भी हुआ है, और फिर आ जाता है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन, जो कि आपका 3 मार्क का क्वेश्चंस या आपके 5 मार्क का क्वेश्चंस में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, और इसे तो आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। और ये शायद आपके 9th क्लास और 8th क्लास में भी आपने होपफुली पढ़ा होगा, और ये जो है आपको मुझे विश्वास है कि आपको ये याद भी रहा होगा। तो ये टॉपिक है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, एमजी नरेगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या था, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। इसमें जो है आपको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुअर पीपल को गवर्नमेंट ने गारंटी किए थे, जिसमें उनको फिक्स्ड वेजेस भी मिलती थी। अब अगर गवर्नमेंट ऐसे ना कर पाती तो उन्हें जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना था। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है कि उनको उस डेज के बिना वर्क किए भी उनको उस डेज के अपनी वेजेस मिल जानी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का फॉल्ट है अगर वो नहीं कर पा रही है तो ये इस एक्ट का था जो, और ये जो है 625 डिस्ट्रिक्ट्स, आई रिपीट 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हुआ था, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल है, तो आप इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब ये जो नेक्स्ट पेज आता है, इस पे आपको बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दैट इज ऑफ कांता एंड कमल। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में बेसिकली बताया हुआ है कि कांता जो है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो कि आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के पता चल जाता है, और कमल जो है वो एक शॉप में काम कर रहा है, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बाई। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है, और इसके पास मैं आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस भी बताने वाला हूं, और आपको उसके सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगली क्लास तो आप बिल्कुल भी मिस मत ही करना, मेरी एडवाइस आपसे यही है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो है आपको कुछ और एग्जांपल्स इससे रिलेटेड दिए गए हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट्स, मैं एक और बार रिपीट कर दूं, मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बोर्ड्स और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी रीड करके आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एक बार और बेहतर हो जाएगी। तो ये मत समझिएगा कि बस मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए तो आपको चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको करना ही है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनके पास जैसे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, उनकी वेजेस फिक्स नहीं होती है, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को, तो उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो सबको आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और फिर से बोल दो स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस एनसीईआरटी में आपको इसमें पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है। बाकी अगर आपको पॉइंट वाइज चाहिए तो आप अगली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। थैंक यू।